सुमित्रा के 5 बेटे थे। सुमित्रा को अपने 5 बेटों पर बहुत गर्व था, और गर्व होता भी क्यों नहीं, आखिर उसके 5 ही बेटे फौज में जो थे। और सुमित्रा बहन, कब आ रहे हैं तुम्हारे 5 फौजी बेटे? क्या सोचा है तुमने इस बार अपने 5 फौजी बेटों की शादियों के बारे में? उनकी शादी करवाओगी या नहीं? अरे बहन, पहले मेरे 5 बेटों को आ जाने दो। मैंने कल ही बात की है। मेरे 5 बच्चे घर आ रहे हैं, वो भी 1 महीने की छुट्टी लेकर। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है सुमित्रा। अब तो बहन, तुम अपने 5 बेटों के हाथ एक साथ ही पीले कर दो। 1 महीने का कम समय नहीं होता। चट मंगनी पट ब्याह कर दो। अरे बहन, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैंने तो अपने बेटों के लिए ना लड़कियां भी पसंद कर ली है, बस उनके आने की देरी है। सुमित्रा ने अपने 5 बेटों की शादी की पूरी तैयारियां कर ली थी। अगले दिन उसके 5 बेटे अमर, अमन, अनिल, रवि और प्रदीप घर आते हैं। और घर आते ही अमन अपनी माँ से बोलता है, माँ कहाँ हो आप? देखो आपके 5 नौजवान फौजी बेटे आ चुके हैं। अरे बेटा, तुम 5 मेरे आंखों का तारा हो। यहीं रुको अभी, मैं पहले तुम 5 की नजर उतारूंगी। लंबा सफर करके आए हो, पता नहीं कितनी बुरी नजरें लगी होंगी तुम 5 को। इतना बोलकर सुमित्रा अपने 5 बेटों की नजर उतारती है और उन्हें खाना खिलाती है। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है और सुमित्रा अपने 5 बेटों को खूब लाड प्यार करती है। इतने दिनों बाद आए हो, कितने बड़े हो गए हो तुम 5। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम 5 की शादी करवा दूं। माँ, हमें भी लगता है कि अब हम 5 भाइयों को शादी कर लेनी चाहिए। हाँ माँ, हम 5 ने तो अपने लिए लड़कियाँ भी पसंद कर ली हैं। हमारे आर्मी में ही हमारी गर्लफ्रेंड है। आपकी 5 बहुएं, वो भी फौजी हैं, आपके बेटों की तरह। क्या फौजी? अच्छा बेटा, क्या वो 5 भी 1 महीने की छुट्टी लेकर आई हैं? हाँ माँ, तभी तो हम बता रहे हैं ताकि आप जल्द से जल्द जाकर रिश्ते की बात कर सको। लड़की के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर है। अब आप भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। सुमित्रा नहीं चाहती थी कि उसकी बहू भी फौजी हो, पर सुमित्रा अपने 5 बेटों के सामने कुछ नहीं कह पाती और अपनी 5 होने वाली फौजी बहू को देखने के लिए उनके घर जाती है। माँ, कैसी लगी आपको अपनी 5 फौजी बहुएं? मेरी 5 होने वाली फौजी बहुएं बहुत सुंदर है, पर बेटा क्या मैं अपनी 5 बहुओं से अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ माँ, क्यों नहीं। आखिर ये 5 फौजी आपकी ही होने वाली बहुएं हैं। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी 5 बहुओं को एक अलग कमरे में ले जाती है और उनसे कुछ बातें करती है। रीना, पूजा, सरोज और रजनी, तुम 5 बहुत ही सुंदर हो और मुझे खुशी है कि तुम 5 ही फौजी हो, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहुएं फौजी हों। अगर तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें अपना ये काम छोड़ना होगा। क्यों माँ, आपके लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए कि हम 5 आपके बहुएं फौजी हैं। हाँ, ये गर्व की बात है मेरे लिए, पर मुझे अपने घर में बहू चाहिए। आखिर मैंने 5 औलाद किस लिए जन्मा? ताकि मुझे बुढ़ापे में समय दे सकें वो लोग और मैं अपनी बहू के साथ समय बिताऊं। और मेरी 5 बहुएं फौजी होंगी तो मैं क्या करूंगी, किसके लिए रहूंगी? मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं फौजी हों। सुमित्रा की 5 बहुएं उसकी उस शर्त को मान जाती है। अब बहुत जल्द सुमित्रा अपने 5 बेटों की शादी अपनी 5 होने वाली फौजी बहुओं से करवा देती है। शादी होने के बाद सुमित्रा की 5 बहू आर्मी छोड़ देती है और घर पर रहकर सुमित्रा की देखभाल करती है। माँ जी, अब तो आप खुश है ना? खुश तो होंगी ही ना। आखिर मेरी 5 फौजी बहुएं जो हैं और जो घर में रहकर मेरी सेवा कर रही हैं। माँ जी, हमें भी बहुत खुशी होती अगर हम आपकी सेवा के साथ साथ देश की भी सेवा कर पाते। बहू, मैंने पहले ही कह दिया था, अगर मेरे बेटों से शादी करनी है तो ये देशभक्ति छोड़नी होगी। और अगर अब भी तुम मेरे सामने वही बातें करोगी ना तो तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। इस तरह से सुमित्रा अपनी 5 बहुओं को टाट देती है। अपनी सास की बातें सुनकर 5 बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है, पर सुमित्रा की 5 बहू के दिल से देश सेवा नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन, दीदी, आपने देखा कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश में घुसपैठ कर दी जिसमें हमारे कई फौजी मारे गए। हाँ पूजा, मैंने सब देखा। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, काश कि हम 5 भी बॉर्डर पर होते। दीदी, ये आप दोनों क्या कर रही हो? अच्छा है कि माँ जी यहाँ नहीं है। अगर उन्होंने हमारी बात सुन ली होती तो वो फिर से नाराज हो जाती। आप तो जानते हो ना हमने माँ जी की कौन सी शर्त मानी है।
सही कहा रजनी, तुम ये टीवी बंद कर दो ताकि हम इन सब चीजों के बारे में सोच भी ना सकें। पांचों बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और अपने पांचों बहुओं को टीवी चलाने के लिए कहती है। टीवी पर वही न्यूज चैनल चल रही होती है जो सुमित्रा की पांचों बहुओं ने देखे थे। ये देखकर सुमित्रा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी 5 बहुओं से कहती है, मेरे 5 बेटे बॉर्डर पे हैं। भगवान मेरे बेटों को सही सलामत रखना। माँ जी, आप क्यों चिंता करते हैं? सब ठीक हो जाएगा, हमारे पतियों को कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हो बहू, इसलिए तो मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया। और मेरे 5 बेटे बॉर्डर पे अपनी जान हथेली पे लेकर लड़ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं भी वहाँ हों। तुम 5 के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे बेटे के साथ साथ मैं अपनी बहुओं को भी नहीं खोना चाहती, इसलिए मैंने तुम 5 के सामने ये शर्त रखी। सुमित्रा की बातें सुनकर सुमित्रा की 5 बहुओं को अपनी सास की इस शर्त का असली कारण पता चल जाता है, जिसके बाद वो 5 अपने दिल से देशभक्ति निकाल फेंकने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। मैं समझ चुकी हूँ माँ जी की शर्त को, क्यों उन्होंने हमसे ऐसा वचन लिया, पर मैं क्या करूँ? मैं एक फौजी हूँ और मेरे अंदर से मेरा देश प्रेम नहीं जा रहा। यही हाल मेरा भी है दीदी। काश कि मैं भी अपने देश की सेवा कर पाती, पर मैं माँ जी से कुछ नहीं कह सकती। और माँ जी के शर्त की असली वजह जानकर तो अब हम और कुछ नहीं कर सकते। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती, क्योंकि एक माँ के नाते उनका फैसला बिल्कुल सही था। इस तरह से 5 बहुएं एक साथ मिलकर अपने फौजी होने पर अफसोस करती हैं, क्योंकि वो 5 फौजी होकर अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रही थी। 5 बहुएं आपस में बात कर ही रही थी कि तभी सारी बात सुमित्रा सुन लेती है और उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। मुझे माफ कर दो बहू, तुम 5 फौजी हो और तुम 5 का पहला कर्तव्य ये बनता है कि तुम अपनी देश की सेवा करो। मैंने तुम सबके सामने यही शर्त रखी और तुम मेरी वजह से ही देश की सेवा नहीं कर पा रही। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा मत बोलिए। क्योंकि यही सच है, इसलिए मैं चाहती हूँ बहू कि मैं तुम 5 के पैर से ये बेड़ियां खोल दूं और अब तुम 5 आजाद हो। मेरे बेटों के साथ साथ अब तुम भी बॉर्डर पे जाके देश की सेवा कर सकती हो। मैं गर्व करती हूँ कि मैंने 5 बेटों के साथ साथ ऐसी फौजी बहुएं भी पाई हैं। इस तरह से सुमित्रा अपने 5 बहुओं को अपनी शर्त और वचन से आजाद कर देती है, जिसके बाद सुमित्रा की 5 बहुएं एक बार फिर से तैयार होकर देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर चली जाती है। शालिनी, जो कि अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, उसने बिना रिश्ता फिक्स हुए शादी को लेकर खूब सारे अरमान संजो रखे थे। ऐसे ही एक दिन शालिनी अपनी दोस्त प्रिया को फोन करके उससे कहती है, यार, मैंने ना अपनी शादी के लिए एक लहंगा पसंद किया है, पूरे 50,000 का, और इस शहर के बेस्ट डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ लहंगा है वो। अरे वाह, क्या बात है। तू तो बड़ी ही छुपी रुस्तम निकली। रिश्ता पक्का हो गया और तूने बताया ही नहीं, सीधा अब लहंगा फिक्स हो रहा है। वाह रे तेरी दोस्ती शालिनी मैडम। अरे तो पागल है क्या? मेरी शादी अभी फिक्स नहीं हुई है। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब सजा रखे हैं, उसे ही पूरा करने की सोचती हूँ। हे भगवान, सही में 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर भगवान से अच्छे दोस्त मांगे थे, लेकिन इतने अमाउंट में तेरे जैसे ही दोस्त मिलेंगे। तू ना मेरा मजाक मत बना। हर लड़की शादी को लेकर खूब सारे सपने सजा के रखती है। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी शादी ठंड में हो, हम दोनों पति पत्नी हनीमून पर जाएं, ठंड के मौसम में सारी चीजों को एंजॉय करें। वाह रे तेरे सस्ते सपने। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी सहेली की शादी ठंड में ही हो, क्योंकि ऐसी उसकी इच्छा है। और अब ना मुझे काम करने दे, क्योंकि मेरे पास तेरे इन फालतू सपने के लिए समय नहीं है। हाँ जाना, तेरे लिए सपने सस्ते होंगे, मेरे लिए ये सब बहुत ज्यादा कीमती है। और अब फोन रख, परेशान करती रहती है मुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन शालिनी के घर उसकी कजिन सिस्टर मिनी की शादी का इनविटेशन आता है। ये देख शालिनी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये क्या? इतनी गर्मी में कौन शादी करता है? मुझे नहीं जाना, पूरा मेकअप खराब हो जाता है पसीने से। ज्यादा बकवास करी ना, 8 नंबर की चप्पल मारूंगी फेंक के, और मुंह पर छपेगा 16। और हाँ, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। ठंड में शादी करने का मतलब होता है कि दुगना खर्चा करना। अरे रिश्तेदारों की रजाई, गद्दे, कंबल, इन सब का भी तो अरेंजमेंट करना होता है। गर्मी में कम से कम रजाई कंबल का खर्चा तो बचता है। और तो और सर्दियों में रिश्तेदारों को गरम गरम खाना चाहिए होता है, जिससे गैस भी ज्यादा खर्च होती है। मैं तो तेरी शादी गर्मी में ही करूंगी बस।
ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैंने तो सोच रखा है अपनी शादी ठंड में करूंगी और ठंड में अपने पति के साथ हनीमून पर जाऊंगी। बहुत सारे सपने देखे हैं मैंने। ठंड में जाकर शादी लोग क्यों करते हैं, सर्दियों में तो मजा आता है शादी करने का। अभी अभी मैंने तेरे से कहा ना कि 8 नंबर का चप्पल मारूंगी तो 16 नंबर छपेगा मुंह पर। दिलवाऊं तुझे शादी के मजे, वो भी सर्दियों में। शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए? अरे माँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अब मेरी कोई बहन तो है नहीं, इसीलिए आपसे शेयर करती हूँ जो भी मन में हो। और चाहे जो भी हो, शादी तो मैं सर्दियों में ही करूंगी। ठंड में शादी करने का मजा ही अलग है। तेरा दिमाग तो सही है ना शालिनी? इसी बात को लेकर दोनों माँ बेटी में खूब बहस होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शालिनी के लिए अनुज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। शालिनी को अनुज और अनुज को शालिनी दोनों पसंद आ जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों परिवार वाले शालिनी की शादी का बढ़िया सा मुहूर्त एक पंडित से निकलवाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, जजमान, लड़का और लड़की की कुंडली देखने के बाद इनका बहुत ही शुभ मुहूर्त मई और जून के आसपास का है। इन दोनों महीनों में आप कभी भी इनकी शादी कर सकते हो। दिन आप फिक्स कर लो खुद अपने हिसाब से। पंडित जी, नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक का कोई मुहूर्त नहीं है क्या? नहीं बिटिया, जून और मई का ही मुहूर्त है शुभ, तुम दोनों की कुंडली के हिसाब से। फिर मुझे शादी नहीं करनी पंडित जी। मेरी कुंडली के साथ विंटर में शादी के लिए बिल्कुल में मैच नहीं कर रही है। मैं तो अनुज जी के साथ शादी नहीं कर सकती। मुझे शादी करनी है तो ऐसे के साथ जिसके साथ कुंडली भी मैच करे और शादी का जो मुहूर्त है वो भी सर्दियों का हो। ठंड में ही शादी करनी है मुझे, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अरे शालिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई शादी करने को मना करता है क्या? अनुज, तुम नहीं जानते, शादी को लेकर मैंने बहुत सारे सपने संजो रखे हैं और शादी मैं सर्दियों में ही करूंगी। शालिनी, 8 नंबर का चप्पल तेरे मुंह पे मारूंगी तो 16 छपेगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे कितनी बार कहा है कि मैं भी सर्दियों में शादी करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर नहीं करनी मुझे शादी वादी। शालिनी का ऐसा जवाब सुनकर शालिनी की होने वाली सास मनोरमा कहती है, अरे शालिनी बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। ये मुहूर्त में यकीन तो मैं भी नहीं करती। और हाँ, तुझे अगर शादी ठंड में करनी है तो यही ठीक, मैं अपने बेटे की शादी तेरे साथ ही करवाऊंगी, वो भी कड़कती हुई ठंड में। अब शालिनी की शादी अनुज के साथ बिना मुहूर्त के जनवरी के महीने में फिक्स हो जाती है। हर तरफ खुशियों का माहौल था। देखते ही देखते शालिनी की शादी का दिन भी आ जाता है और इसी तरह से हंसी खुशी शालिनी की शादी अनुज के साथ हो जाती है। शादी के अगले ही दिन मनोरमा शालिनी से कहती है, अरे बहू, कहाँ है तू? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, जा जाकर धो उसे। ठीक है माँ जी, अभी बर्तन धोती हूँ। शालिनी जैसे ही किचन में जाती है, किचन में खूब सारा बर्तनों का भंडार लगा था। बर्तन धोने के लिए जैसे ही पानी छोड़ती है, पानी बहुत ज्यादा बर्फ की तरह ठंडा था। ये देखकर शालिनी किचन से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, किचन में तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा हाथ ही जल जाएगा मेरा। मैं बर्तन कैसे धोऊं? गर्म पानी नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, ठंड में पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है। और वैसे भी तुझे तो ठंडी चीजें बहुत पसंद है। तू एक काम कर, ठंडे पानी से ही बर्तन धो। और मेरे घर में गर्म पानी नहीं है। और हाँ, ठंडे पानी से पोछा भी लगाना, नहाना भी ठंडे पानी से। ठंडे पानी से ही तुझे सारा काम करना है, क्योंकि तुझे तो ठंडी चीजें बहुत पसंद है। वैसे भी शादी तूने ठंड में की है तो ठंड का असली मजा तो तुझे आना ही चाहिए। इतना बोलकर मनोरमा वहाँ से चली जाती है। तभी शालिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, हे भगवान, ठंड में शादी करने के चक्कर में मुझे ये सब कुछ करने को मिल रहा है। मैंने सोचा था शादी के बाद हनीमून पर जाऊंगी, आराम से मेरे घर में नौकर होंगे जो मुझे खाना बनाकर खिलाएंगे, मैं तो आराम करूंगी। लेकिन मेरे सारे अरमानों पर तो पानी फिर गया। एक तो ठंड में सुबह उठने का मन नहीं करता, इतना सारा काम करना पड़ता है। इस तरह से मनोरमा शालिनी के नाक में दम कर देती है। उसे हर समय ठंडी में शादी करने का टोन मारा करती और उससे ठंड में खूब सारा काम करवाती। ये देखकर शालिनी को कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस होने लगती है। इस सर्दी में शादी करके उसने गलती कर दी थी। एक दिन शालिनी अपनी माँ को फोन करके उनसे कहती है,
माँ मुझे लग रहा है सर्दी में शादी करके मैंने गलती कर दी। एक तो मुझे घर का काम करना नहीं आता, ऊपर से अचानक वो भी सर्दियों के मौसम में मुझे काम करने को मिल रहा है। मेरी हालत खराब हो रही है। अगर आपके कहे अनुसार गर्मियों में मैं शादी कर लेती तो धीरे धीरे करके काम करने की हैबिट भी बन जाती, फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है माँ। कोई बात नहीं बेटा, ये सर्दियों में शादी करने का तो असली मजा है। शालिनी गुस्से में फोन रख देती है। फिर शालिनी को एहसास होता है कि अक्सर बड़े जो कहते हैं वही सही होता है। बाग बंदरगाह पर कुछ लोग वहाँ घूमने नाव पर बैठने आते हैं, तो कुछ मछुआरे वहाँ मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है जिसका नाम आदर्श होता है। उसकी नजर दूर खड़े एक वीरान जहाज पर पड़ती है, जिसे देखकर मालूम होता है जिसे न जाने कितने सालों से वो जहाज अकेले एक जगह पर बंधा पड़ा है। अब आदर्श जहाज की ओर बढ़ने लगता है, तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आता है और आदर्श डरते हुए बोलता है, कौन है? साहब मैं हूँ रामू, अपनी जहाज इस साइड लगी है, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? रामू तुम वो दूर खड़ी जहाज देख रहे हो? वो जहाज कितनी शानदार है, बस उसी को देखने के लिए जा रहा था। वैसे ये जहाज किसकी है? साहब आप उस जहाज के पास मत जाइए, मैंने सुना है वो जहाज भूतिया है, इसलिए उसके मालिक ने उस जहाज को यहाँ से दूर बांधा है ताकि कोई भी उस जहाज के पास न जा सके, और इसलिए जहाज के मालिक ने वहाँ खतरे का साइन बोर्ड लगा दिया है ताकि कोई भी उस जहाज के बारे में कुछ न पूछे। वो इस बोर्ड को देखकर ही समझ जाएगा कि उस जहाज में खतरा है। तुम किस जमाने में जी रहे हो यार? अभी के समय में कोई भूत प्रेत नहीं होता। तुम मेरी इस जहाज के मालिक से आज शाम को ही मीटिंग रखवाओ, मैं खुद इस जहाज के मालिक से बात करूंगा। आदर्श के बोलने पर उसका नौकर रामू उसकी मीटिंग जहाज के मालिक सतीश से करवा देता है। शाम को आदर्श सतीश के घर जाता है और उससे जहाज के बारे में बोलता है। हेलो मिस्टर सतीश, मेरा नाम आदर्श है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे काफी जहाज हैं अलीबाग के बंदरगाह में जो चलते हैं और काफी मछुआरे मेरे ही अंडर में वहाँ काम करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मेरी पहली बार आपके जहाज पर नजर पड़ी। मैं आपके उस जहाज को खरीदना चाहता हूँ। आपका जहाज बहुत ही नायाब है। जनाब अगर आप मेरे जहाज से दूर रहेंगे तो ही आपकी भलाई है। शायद आपको उस जहाज के बारे में कुछ पता नहीं है। आप बताया था मेरे नौकर ने आपके जहाज के बारे में, और इसलिए मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। आप खुद एक इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप ऐसी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? जब इंसान अपनी आंखों से अपनी मौत को देखता है तो उसे उन सभी बातों पर विश्वास हो जाता है जिस पर वो विश्वास नहीं करता। ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी आज से 2 साल पहले, मैंने जब इस जहाज को खरीदा था। बोला जहाज रिपेयरिंग वाले को फोन कर दो, मैंने ये सेकंड हैंड जहाज खरीदा है। दिखने में ये जहाज बहुत ही नायाब था, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। अब मैं सोच रहा हूँ इसकी थोड़ी सी मरम्मत करवा दूं। ठीक है साहब, मैं अभी बुलाता हूँ। इतना बोलकर भोला कारीगरों को जहाज ठीक करने के लिए बुलवाता है। कारीगर जहाज की हालत देखकर सतीश से बोलते हैं, साहब आपकी जहाज देखने में जितनी सुंदर है उससे कहीं ज्यादा अंदर से इसके पार्ट पुर्जे खराब हैं। इसे ठीक करने में हमें काफी समय लग सकता है। अरे भाई मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम एक काम करो, नाइट ड्यूटी लगा लो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, बस इस जहाज को जल्द से जल्द ठीक कर दो। सतीश के कहने पर जहाज मैकेनिक उसकी बात मान जाता है। अब वो अपने कुछ कारीगरों के साथ मिलकर जहाज ठीक करने लगता है। देखते ही देखते सुबह से रात हो जाती है। सभी अपने कामों में लगे होते हैं कि तभी जहाज की सारी लाइट अपने आप जल जाती हैं और जहाज अपने आप चालू हो जाता है। ये देखकर जहाज मैकेनिक थोड़ा हैरान होता है और अपने एक दोस्त के साथ जहाज की छत पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि जहाज का कैप्टन अपने कुछ साथियों को ऑर्डर दे रहा होता है। तूफान का रुख हमारे जहाज की ओर बढ़ चुका है। ये बवंडर हमारे जहाज को ले डूबेगा, इसलिए तुम सभी जहाज के अंदर बैठे लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालो, जब तक मैं मदद के लिए जहाज के कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। ये देख जहाज का मैकेनिक हैरान हो जाता है और वो अपने दोस्त के साथ अंदर जाता है, जहाँ वो कुछ भूतों को देखता है जिन्होंने उसके सभी साथियों को मार दिया होता है। अब सतीश अपने दोस्त के साथ जहाज से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ जहाज का कैप्टन आ जाता है और उससे बोलता है, ये जहाज मेरा है, बवंडर आया तूफान, मैं अपने जहाज में बैठे किसी भी लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम चोर गुंडे खुद को समझते क्या हो?
बवंडर का सहारा लेकर तुम मेरे जहाज और इसमें सवार सभी लोगों को लूट लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मेरे जहाज को लूटो, उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोलकर कैप्टन मैकेनिक के साथी को मार डालता है और उसके बाद मैकेनिक के पीछे पड़ता है, परंतु वो मैकेनिक अपनी जान बचाकर जहाज से बाहर निकल जाता है। तभी सुबह हो जाती है और सूरज की किरण कैप्टन के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद सारे भूत गायब हो जाते हैं और मैकेनिक सतीश के पास जाता है और उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में उसे बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो? शायद रात को कुछ चोर आ गए होंगे, ये सोचकर कि जहाज में खजाना है। लगता है तुम उन्हें देखकर डर गए होगे। साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप जहाज के अंदर जाकर देख सकते हैं। मैं अब आपके जहाज में काम नहीं करूंगा। आप किसी और से अपना जहाज ठीक करवा लीजिए। ये बोलकर मैकेनिक वहाँ से भाग जाता है। अब सतीश किसी और को अपनी जहाज ठीक करने के लिए बुलाता है, परंतु अगली सुबह सतीश अपने जहाज में सभी मैकेनिकों की लाश देखता है, जिसके बाद सतीश को कुछ शक होता है और वो रात को घर ना जाकर दूर से दूरबीन की मदद से अपने जहाज को देखता है और वो देखता है कि उसके जहाज की सारी लाइटें अपने आप जल चुकी हैं। अब उसे कुछ भूत दिखाई देते हैं। ये देखकर सतीश को पूरा यकीन हो जाता है कि ये जहाज एक भूतिया जहाज है, जिसके बाद वो एक बाबा के पास जाता है। बाबा, मैंने एक जहाज खरीदी है और वो जहाज भूतिया है। बाबा, अगर वो जहाज नहीं चली तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं आज रात को ही उस जहाज में एक पूजा करूंगा और उस भूत को तुम्हारे जहाज से मुक्त कर दूंगा। अब रात हो जाती है। बाबा उस जहाज पर जाते हैं और पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं सतीश दूरबीन की मदद से जहाज पर हो रही हलचल को देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि जहाज का कैप्टन उस बाबा को मार देता है, जिसके बाद सतीश को पूरा यकीन हो जाता है कि उन भूतों को कोई नहीं भगा सकता और ना ही उस जहाज को कोई चला सकता है। जिसके बाद वो फैसला करता है कि इस जहाज को सबसे अलग बांध देगा और कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। फ्लैशबैक से बाहर। मुझे पता है कि ये कहानी जानने के बाद भी तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना बोलकर सतीश आदर्श को कुछ फोटोज दिखाता है। ये उस जहाज के अंदर की फोटो है। मैंने उस जहाज में कुछ कैमरे लगवाए थे ताकि मुझे पता चल सके कि उस जहाज के अंदर किस तरह की हलचल हो रही है। मैंने अपनी आंखों से तो देखा, परंतु इन फोटो को सबूत के तौर पर रख लिया ताकि कोई भी उस जहाज को हाथ ना लगा सके, क्योंकि उसे चलाने का मतलब है अपनी जान से हाथ धोना। अगर तुम अभी भी वो जहाज लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें मुफ्त में वो जहाज देने को तैयार हूँ। आदर्श सतीश की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और उठकर वहाँ से जहाज के पास जाता है और दूर से जहाज में हो रही हलचल को देखता है। रात को वो उस जहाज में कुछ भूतों और जहाज के कैप्टन को देखता है तो उसे सतीश की बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद वो उस जहाज को खरीदने का लालच अपने मन से निकाल देता है। तो वहीं उस भूतिया जहाज का कैप्टन आज भी उस जहाज और उसमें रह रहे भूतों की रक्षा कर रहा है।